हे फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं राहुल और आप सभी का डेली करंट अफेयर्स के 71वें सेशन के अंदर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज का डेट है 24 अप्रैल 2020 और आज के दिन का जितना भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकता था वो सारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मैं आप लोग के लिए लेके आ चुका हूं। और दोस्तों, हम लोग आज जितने भी क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं उसके पीछे जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहेंगे वो भी हम लोग साथ ही साथ जो है क्लियर करते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चाहते हो हमारे आज के क्लास का पीडीएफ को प्राप्त करना तो आप पीडीएफ जो है सिंपली डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है वहां से। दूसरी बात, अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियोस अपलोड की जाए आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। चलिए चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के मद्देनजर सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, जर्दा, सुपारी, हुक्का, ई हुक्का यानी कि इलेक्ट्रिक हुक्का, ठीक है, फिर इलेक्ट्रिक सिगरेट समेत सभी तंबाकू पदार्थ के उपयोग और बिक्री पर जो है रोक लगा दी है। आपके ऑप्शंस यहाँ दिए हुए हैं और इसका बिल्कुल सही आंसर सी यानी कि झारखंड है। झारखंड सरकार ने इन सारी चीजों पे रोक लगा दी है और इनसे जुड़ी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी बताऊं। यहाँ देखिए मैंने टिक कर दिया है आंसर को। देखिए, झारखंड सरकार ने तमाम तरह के तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार के अनुसार पान मसाला, खैनी, जर्दा और गुटखा खाकर जहां तहां थूकने से कोरोना वायरस फैलने का खतरा बढ़ता है। सार्वजनिक जगहों पर तंबाकू पदार्थ के सेवन पर प्रतिबंध लगाया गया है। यहाँ पर बात हो रही है झारखंड की, तो हमें झारखंड के बारे में जानना चाहिए कि इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है, जो मुख्यमंत्री कौन है और इनसे इनके जो राज्यपाल है कौन है मौजूदा भी यहाँ पर। तो चलिए हम लोग जानते हैं। सबसे पहले झारखंड की राजधानी आपको पता होनी चाहिए कि झारखंड की राजधानी को क्या है, तो रांची यहाँ की राजधानी है। किसकी? तो झारखंड की। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? तो 2000 के अंदर में इसका फॉर्मेशन हुआ था। अगर डेट बात करें तो 15 नवंबर 2000 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। अगर जहां तक बात करते हैं इसके मुख्यमंत्री, तो अभी हाल ही में इलेक्शन हुए थे और हेमंत सोरेन जी जो है जीत गए थे और ये जो थे हमारे अभी यहाँ के यानी कि झारखंड के कौन है, तो मुख्यमंत्री हैं। और द्रौपदी मुर्मू यहाँ के मौजूदा राज्यपाल हैं। तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। देखिए ऑप्शंस में जो है हमारा और भी कुछ दिया था, और भी स्टेट्स के नाम थे, तो इनके बारे में ही हम लोग साथ ही साथ धड़ाधड़ देख लेते हैं। बिहार के बारे में बताओ। तो बिहार दिया, तो बिहार का आप सभी को जैसा कि पता है कि पटना राजधानी है। 1912 के अंदर में इसका फॉर्मेशन हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए, मैं बार बार बताता हूं। उसके बाद साथ ही साथ नीतीश कुमार जी यहाँ के सीएम, जबकि फागू चौहान यहाँ के राज्यपाल है। यहाँ पर बात किया गया पंजाब। पंजाब की बात हो रही है तो हमें पंजाब के बारे में भी पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हमारे भारत के उत्तरी भारत के अंदर में जो है ये स्टैब्लिश करता है और साथ ही साथ चंडीगढ़ जो है इसकी राजधानी है। ठीक है, चंडीगढ़ जो है किसकी राजधानी है? पंजाब की राजधानी। साथ ही साथ हरियाणा का अगर आपसे कोई पूछ ले तो हरियाणा का भी राजधानी जो है चंडीगढ़ ही है। ठीक है, अब चलिए, अब इसके बताइए कि पंजाब के मौजूदा राज्यपाल कौन है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, बदनौर इसके राज्यपाल हैं, जबकि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है वहां के मौजूदा मुख्यमंत्री हो गए। तो इनके बारे में भी याद रखना है। गुजरात भी बच गया, तो गुजरात के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। गुजरात का सभी को पता होना चाहिए कि राजधानी गांधीनगर है। 1960 के अंदर में इसका फॉर्मेशन हुआ था, जबकि इसके आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हैं, जबकि विजय रूपानी जो है यहाँ के मौजूदा कौन है? सीएम है। ठीक है, ये सारी चीजें जो है आपको याद होनी चाहिए। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किस संस्था के अनुसार कोविड-19 की वजह से आर्थिक क्षेत्र में आई गिरावट इस वर्ष में दुनिया में तीव्र खाद्य असुरक्षा का सामना करने वाले लोगों की संख्या लगभग दोगुना हो सकती है? ये जो है किस संस्था के अनुसार जो है ऐसा कहा गया? तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो है ऐसा कहा गया है, संयुक्त राष्ट्र संस्था के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके बारे में क्या चीजें कही गई वो सारा कुछ हम लोग डिटेल से देख लेते हैं। देखो, संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि भूखमरी महामारी बनने के कगार पर पहुंच चुका है और कोरोना वायरस पूरी दुनिया भर में लोग बीमार पड़ रहे हैं। विश्व खाद्य कार्यक्रम के अनुमान है कि पेट भर भोजन नहीं पाने वाले संख्या 2020 में बढ़कर 26.5 करोड़ हो गई है, जबकि 2019 के अंदर में 13.5 करोड़ थी। तो बहुत बड़ा इशू है और हमें ये चीज जो है पता होना चाहिए। आपको याद रखना है यहाँ पर एग्जाम के लिए कि संयुक्त राष्ट्र ने ये बोला है कि
भुखमरी है वो दोगुना हो गया करीबन। देखो 13.5 साल 2019 में और इस साल जो है 26.5 हो गया, तो दुगना हो गया। किसने कहा है? तो यूएनओ ने कहा है, ये आपको याद रखें। यहाँ पर बात हो रही थी यूएनओ की, तो आपको पता होना चाहिए स्टैब्लिशमेंट इसका कब हुआ था, तो 1945 में स्टैब्लिशमेंट। और मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क के अंदर में इसका मुख्यालय। अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा एंटोनियो गुटेरेस जो है यहाँ के अभी मौजूदा अध्यक्ष हैं। जबकि इसके अंदर में पूरा देश, अगर आपसे कोई पूछ ले कि कितने देश हैं अभी सदस्य हैं, तो 193 टोटल इसके सदस्य हैं। अगर आपसे ये पूछ ले कि अंतिम सदस्य कौन है, यानी कि 193वां जो है ये सदस्य कौन है, तो आपको याद रखना दक्षिणी सूडान जो है इसका अंतिमवां दक्षिणी सूडान है, आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने कोविड-19 महामारी के दौरान संचार का प्रत्यक्ष चैनल स्थापित करने के लिए किस परस्पर संवाददाता प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है? आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं और इसका बिल्कुल सही आंसर है कोविड इंडिया सेवा। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर है। याद रखिएगा कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उनके द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान संचार का प्रत्यक्ष चैनल, ठीक है, उनकी साफ साफ चीजें जो इसमें अंदर में बताई जाएगी आपको। तो ये किसने लॉन्च किया है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। नाम क्या है उसका? तो कोविड इंडिया सेवा। अब देखिए इससे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं। देखो इसका उद्देश्य क्या रहेगा, आपको उद्देश्य क्या रहेगा? तो इसका उद्देश्य ये रहेगा कि कोविड-19 जैसे संकट की स्थिति के दौरान रियल टाइम में पारदर्शी ई गवर्नेंस सेवा को सक्रिय करना और बड़े पैमाने पर नागरिकों के प्रश्न का उत्तर देना इसका मेन काम रहेगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि @कोविड इंडिया सेवा एक डैशबोर्ड के माध्यम से कार्य करता है, जो बड़ी मात्रा में ट्वीट किए गए मैसेजों को संशोधित करेगा, यानी कि एनालाइज करेगा उसका, और साथ ही साथ आपको समाधान योग्य बनाता है और आपको बताएगा सारा डिटेल, क्या सच्ची चीजें हैं और क्या फेक चीजें हैं, और सारा कुछ जो है आपको इसके अंदर में बताया जाएगा एट रियल टाइम पे, ठीक है। चलिए तो ये इसका मुख्य उद्देश्य था। याद रखिएगा नाम क्या है? कोविड इंडिया सेवा, याद रखिएगा पूरा नाम है। चलिए अगला प्रश्न यह है कि भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस किस देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करने वाली है? किस देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करने जा रही है? आपके ऑप्शंस यहाँ दिया हुआ है, इसका बिल्कुल सही आंसर सी यानी कि इजराइल होने वाला। आप इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, भी भाई आई करके आप इसको टिक कर लीजिए। और इजराइल है तो इजराइल के बारे में भी हम लोग जानेंगे। उससे पहले हम लोग जानते हैं यहाँ पर कि उसके बाद फिर हम लोग टीसीएस के भी बारे में जानेंगे, क्योंकि यहाँ पर टीसीएस का भी डिस्कशन हुआ है। अब हम लोग ये जानेंगे पहले कि यहाँ पर हुआ क्या है। तो आप देख लीजिए कि भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस इजराइल का पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करने जा रहा है, और इजरायली वित्त मंत्री ने बैंकिंग सेवा ब्यूरो का निर्माण करने के लिए टीसीएस को चुना है। करीब 40 वर्ष में इजराइल में बैंकिंग लाइसेंस पाने वाला ये पहला बैंक है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। और इसका शुरुआत जो है आपको 2021 में होगा। और इसमें आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि टीसीएस जो है, पहला बात आपको इजराइल के अंदर में पूर्ण डिजिटल बैंक खोलने जा रहा है। दूसरा बात यह कि इजराइल के अंदर में ये 40 वर्ष के बाद जो है आपको पहला ऐसा बैंक है या पहला ऐसा कंपनी है जिसको ये लाइसेंस दिया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप दोनों चीजें याद रखिएगा। यहाँ पर बात हुई थी इजराइल की और टीसीएस की। तो आप देखो इजराइल की राजधानी आपको याद रखना है कि यरूशलेम है। यहाँ पर मैंने पीडीएफ में डाल दिया, आप पीडीएफ जरूर डाउनलोड कीजिएगा। मुद्रा आपको यहाँ का पता होना चाहिए कि न्यू शेकेल जो है इसकी मुद्रा है। जबकि प्रधानमंत्री कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। अगर स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक लगे तो गाइज इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा कि ये टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा सा, ठीक है। स्पीड में टाइप किया जाता है तो थोड़ा सा इधर उधर मिस्टेक वगैरह हो जाते हैं। अब यहाँ पर बात हुआ था टीसीएस का। तो टीसीएस का पहले फुल फॉर्म आपको याद रखना है कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस इसका फुल फॉर्म है। टीसीएस के सीईओ कौन है? तो ये याद रखना है राजेश गोपीनाथन जो है इसके टीसीएस के सीईओ है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई के अंदर में हेडक्वार्टर है। आपको याद रखना है कि इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है? तो ये टाटा कंपनी जो है इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये भी चीजें आपको याद रखनी है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने देश भर में स्वास्थ्य कर्मियों पर हो रहे हमलों के मद्देनजर रखते हुए एक अध्यादेश जारी किया है, जिसके तहत अब दोषियों को कितने साल तक की सजा हो सकती है? तो इसका सही आंसर 7 साल होगा, ठीक है। याद रखिएगा 7 साल तक अब सजा दिया जा सकता है इस अध्यादेश को जारी करने के बाद या फिर पारित करने के बाद। देखो मोदी गवर्नमेंट जो है आपको डॉक्टरों पर लगातार देख रही थी हमले हो रहे हैं, और उसको रोकने के लिए जो है कड़ा कानून बनाने का फैसला लिया है। और इसके साथ ही प्रस्तावित कानूनों में डॉक्टर, नर्सों, पैरामेडिक स्टाफ समेत अन्य सभी स्वास्थ्य कर्मी यानी कि कोरोना वॉरियर्स, या फिर एक तरह से आप कोई भी समझ लो कि जो भी
हेल्थ वॉरियर्स आप कह सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं कि सिर्फ कोरोना वॉरियर्स ही है, जितने भी काम जो करते हैं हमारे देश के अंदर में जो कि स्वास्थ्य से रिलेटेड है, चाहे वो क्यों ना आपको डॉक्टर्स हो, नर्सेज हो, पैरामेडिक मेडिकल स्टाफ्स हो, ठीक है, वार्ड वाइज हो, हर एक के लिए जो है आपको हमला या फिर उत्पीड़न को संज्ञेय अपराध की श्रेणी में डाल दिया है। और इसके तहत आपको मैं बता दूं कि इसके दो कैटेगरी है। सबसे पहला हाँ, अपराध होता है वो ज्यादा गंभीर नहीं है, तो उसके लिए आपको 3 महीने से 5 साल तक की कैद हो सकती है, साथ ही साथ 50,000 से 2 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। अगर ये बहुत संगीन जुर्म रहेगा, बहुत गहरा अपराध रहेगा, गंभीर अपराध, तो उसके लिए आपको प्रावधान है 6 महीने से 7 साल तक की सजा होगी। साथ ही साथ आपको 1 लाख से 3 लाख तक का जुर्माना भी भरना होगा। तो ये आपके प्रावधान है, आप इसको याद रखिएगा। ये 2 कैटेगरी का, ऐसा नहीं है कि ये कैटेगरी हो सकता है आपसे वहां पर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि गंभीर अपराध होने पर आपको कितनी सजा दी जा सकती है, या फिर आपको गंभीर उतना नहीं रहे तो फिर कितनी साल की सजा हो सकती है। तो ऐसे करके आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इस तरह से सही से डील कीजिएगा क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कि कोरोना वायरस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित अमेरिका ने आगामी कितने दिनों के लिए प्रावधान यानी कि इमिग्रेशन पर रोक लगा दिया है, ठीक है। आपके ऑप्शंस यहाँ दिए हैं और इसका बिल्कुल सही आंसर 60 दिन होने वाला है, ठीक है। तो देखो, अब देखो, अमेरिका सरकार ने आगामी 60 दिन के लिए नए ग्रीन कार्ड जारी करने या फिर वैध अस्थायी निवासों की अनुमति के लिए प्रक्रिया पर रोक लगा दी है, ठीक है। तो आप इस चीज को याद रखें। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बस आपका है कितना दिन के लिए रोक लगाया है, तो 60 दिन के लिए रोक लगा दिया है। तो ये आपको बस याद रखना, इससे ज्यादा इसमें आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं है। देखिए, कोविड-19 की स्थिति के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने हाल ही में बताया कि प्रत्येक रक्त समूह के वर्तमान भंडार की रियल टाइम स्थिति की निगरानी के लिए किस ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है। यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं और इसका बिल्कुल सही आंसर ए यानी कि ई रक्त कोष होने वाला है, ई रक्त कोष होने वाला है, ठीक है। देखो, ई रक्त कोष जो है हमारा, सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि ये एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ इसका, तो इसका अप्रैल 2016 के अंदर में, ठीक है, जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जो है किया गया था। अब देखो, यहाँ पर बात हो रही है बार बार केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, आपको पता होना चाहिए इसके मंत्री अभी वर्तमान में कौन है। तो इसके मंत्री अभी कौन है, डॉक्टर हर्षवर्धन जी है। तो आपको ये भी चीजें याद होनी चाहिए। और ये एप्लीकेशन है जो है आपको जितने भी राज्य के जो ब्लड बैंक होंगे सभी से कनेक्ट करने वाला है, तो इसलिए आपको ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखें। और इसका यूज जो है कोविड-19 के लिए बहुत ज्यादा किया जा रहा है। अब देखो, अंग्रेजी भाषा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, आपके ऑप्शन दिया, इसका बिल्कुल सही आंसर 23 अप्रैल होने वाला है। 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस मनाते हैं। अगर आपसे ये पूछ रहा है कि ये किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाते हैं, तो आप याद रखिएगा विलियम शेक्सपियर के जन्म और मृत्यु इसी दिन हुई थी, 23 अप्रैल को। तो इस दिन जो है, इस दिन अंग्रेजी भाषा दिवस के रूप में ऑर्गेनाइज या फिर ऑब्जर्व किया जाता है। आपको मैं बता दूं, अंग्रेजी याद रखिएगा ये 6 भाषाओं में शामिल है, जिसके अंदर में संयुक्त राष्ट्र ने इसको दिवस के रूप में, डे के रूप में घोषित किया है। अंग्रेजी दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, लेकिन बिजनेस और एजुकेशन में सबसे ज्यादा ये प्रचलित है। अब आपको यहाँ इंग्लिश की बात हो रही, तो हिंदी की बात तो हम लोग छोड़ नहीं सकते। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को मनाया जाता है। अब ये था एक डे वाला क्वेश्चन, तो आपको यहाँ पर डे याद होने चाहिए प्रीवियस जितने भी अप्रैल के अंदर में। तो मेरे साथ पीछे पीछे आप बोलते जाइए। 1 अप्रैल फुल डे या फिर उड़ीसा डे या फिर उत्थान डे के रूप में हम लोग बोलते हैं। 4 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस के रूप में जाना जाता है। 5 अप्रैल को नेशनल मरीन डे। 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे। उसके बाद 10 अप्रैल आपको हेमोपैथी डे होता है। 11 अप्रैल आपको मदरहुड। 13 अप्रैल आपको क्या होता है, जालियांवाला बाग डे होता है। उसके बाद आपको 17 अप्रैल कौन सा होता है, वर्ल्ड हेमोफीलिया डे होता है। 18 अप्रैल कौन सा होता है, वर्ल्ड हेरिटेज डे होता है। 21 अप्रैल कौन सा होता है, सिविल सर्विस डे होता है। 22 अप्रैल कौन सा होता है, तो वर्ल्ड अर्थ डे होता है। ये सारे आपको डे रेगुलर पूरा जो सीक्वेंस में जो है याद होने ही चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस खिलाड़ी को विश्व बैडमिंटन संघ यानी कि बीडब्ल्यूएफ के आई एम बैडमिंटन जागरूकता अभियान, ठीक है, आई एम बैडमिंटन जागरूकता अभियान के लिए एम्बेसडर चुना गया है। आपके ऑप्शंस यहाँ दिए हुए हैं और पीवी सिंधु इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाली है, ठीक है। पीवी सिंधु के बारे में हम लोग बहुत चीजें जानेंगे अभी, बहुत इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अब देखो, यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर ज्यादा याद नहीं रखना, बस इंडिया का याद रखिएगा। ब्रांड एम्बेसडर जो है बीडब्ल्यूएफ का किसको चुना गया, उससे ज्यादा आपको कुछ नहीं याद रखना है, ठीक है। बीडब्ल्यूएफ का फुल फॉर्म आप सोच रहे होंगे तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन होता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर बात हुई थी
किसकी? पीवी सिंधु। तो पीवी सिंधु के बारे में हम लोग जानते हैं। देखो पीवी सिंधु का सबसे पहले इसका फुल फॉर्म क्या होता है इनका पूरे नाम का, तो देखिए याद रखिएगा कि पुसरला वेंकटा सिंधु इनका पूरा नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिए किन से कौन सा स्टेट से बिलोंग करती है, तो ये हैदराबाद से बिलोंग करती है। इनको कौन कौन सा अवार्ड मिल चुका, तो याद रखिएगा एनडीटीवी इंडियंस ऑफ द ईयर, पद्मश्री, पद्म भूषण, अर्जुन अवार्ड फॉर बैडमिंटन, इतने सारे अवार्ड जो है इनको ऑलरेडी मिल चुका, और भी बहुत सारे मिले हैं। ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर किसी किसकी है ये पीवी सिंधु जी, तो वीजा की, स्वच्छ भारत मिशन की, भारत लक्ष्मी की, और अभी मैंने आपको बताया BWF के आई एम बैडमिंटन जागरूकता अभियान से जो है उसकी जुड़ी हैं, और वो उसकी ब्रांड एम्बेसडर है। तो ये आपको याद रखनी है। अब देखो यहाँ पर बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में एसटी उम्मीदवारों के लिए 100% आरक्षण प्रदान करने के अध्यादेश को निरस्त किया। आपके ऑप्शन दिए, इसका बिल्कुल सही आंसर यानी कि सी आंध्र प्रदेश होने वाला है। आंध्र प्रदेश के अंदर में कि अनुसूचित क्षेत्रों के अंदर में स्कूलों की अनुसूचित जाति वर्ग के संबंधित ही शिक्षक को जो है आरक्षण दिया जाता था, और बोला जाता कि 100% जो है इसमें अनुसूचित जाति के लोग ही जो है टीचर या फिर शिक्षक बन सकते हैं। ठीक है, जो कि आपको इसके लिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सरकार के राज्यपाल ने इसको पारित किया था, और आपको सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि इसको ऐसा नहीं हो सकता, इस जो भी ये अध्यादेश पारित किया गया उसको रद्द कर दिया गया। और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों के अंदर में आपको क्या किया गया है, जुर्माना लगाया गया दोनों राज्यों पे। ठीक है, तो ये भी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बात हुई थी सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में जान लेते हैं। देखो सुप्रीम कोर्ट का मैक्सिमम जज कितने हो सकते हैं, तो 34 मैक्सिमम जज हो सकते हैं, जबकि एक चीफ जस्टिस हो सकता है। टोटल मिलाकर अगर बात करें तो 35 इसके अंदर में जजेस होते हैं। ठीक है, सहित किसके? चीफ जस्टिस के लेकर। अगर इसको छोड़ के बात करें अभी वर्तमान के अंदर में, तो याद रखिए कि प्रेजेंट जो है अभी आपका 33 जज है और एक चीफ जस्टिस, यानी कि टोटल कितने हो गए? 34 हो गए। तो यहाँ पे इसको 35 और 34 में कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखो स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था इसका, तो 1937 में इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था। किस नाम से? तो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से। फिर 1950 के अंदर में इसका नाम बदल के सुप्रीम कोर्ट कर दिया गया। ठीक है, अब ये सुप्रीम कोर्ट है कहाँ? तो दिल्ली के अंदर में। आप सभी को पता है इसका मोटो क्या है, तो याद रखिएगा यतो धर्मस्थो जया जो है इसका मोटो है। आप सभी को पता है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होता है हमेशा धर्म की विजय होती है। अब देखिए ये रहा आपका प्रीवियस वीडियो क्वेश्चन, आपको इसका जवाब देना है। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो देखा है तो आप इसका बहुत अच्छे से जवाब दे पाओगे। क्वेश्चन है कि हाल ही में फेसबुक ने रिलायंस जियो में कितने प्रतिशत की जो है हिस्सेदारी खरीदी है। आपके ऑप्शंस यहाँ दिए हुए हैं, इसका बिल्कुल सही आंसर जो है हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको देना है कि इसका सही आंसर क्या होगा, आपको बताना है। ठीक है, और अगर हमारे प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां के थ्रू जाकर के आप जो है देख सकते हो। ठीक है, अगर चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर भी अपने दोस्तों के साथ जरूर कीजिएगा। अगर पीडीएफ डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड किया गया है, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।